अरे सही में ये वाला पूछता है जैसे क्या। बताओ जी। लैंड का रिवार्ड क्या होगा? और मैनेजमेंट का, या फिर मैनेजमेंट बोले या फिर उसे क्या हो? इंटरप्रेन्योर भी मैनेजमेंट जो भी बोले इसे, तो उसका क्या हो जाता है? प्रॉफिट कैपिटल। चल इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, गुड्स वगैरह क्या होते हैं सब तो पता ही होगा, दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा। हाँ हाँ, क्या दे दिया था? जब को आर्म होता है, क्या क्या था? एफ ए आर्म। यहाँ गलत हो गया। हालांकि एक और होता है, दो, दो और होते हैं, चार होते हैं, चार यूटिलिटी होते हैं, चार के बाद दो और होते हैं। एक होता है नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज यूटिलिटी होता है। एक होता है सर्विस, सर्विस। अब ये दोनों टर्म नए हैं, इस कहीं बुक वगैरह में ज़्यादा मिलता नहीं। नए टर्म इसलिए हैं। और नॉलेज यूटिलिटी का मतलब यह है कि कोई हम टीवी बना रहे हैं, तो हम अपने टीवी या कोई ऐप बना दिए, तो हमारा नॉलेज है ना, तो उसका भी यूटिलिटी एक तरीके। और सर्विस यूटिलिटी क्या हुआ? डॉक्टर हमें कोई दे रहा है या टीचर हमें पढ़ा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो हम सर्विस दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार की यूटिलिटी ही है ना। ये छः हो जाते हैं। तो छः के नाम बताइए। पहला क्या है? ठीक है, फार्म। फार्म यूटिलिटी में क्या करते हैं? फार्म यूटिलिटी का कोई उदाहरण बताइए अच्छा से। हाँ, विट से फ्लोर बना दिए। वेज से पॉपकॉर्न, एक सबसे बढ़िया उदाहरण। पोटैटो से चिप्स बना दिए। टोमेटो से केचप वगैरह बना दिए। ये सब सारे बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर अब सर क्या क्या है? प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में क्या आते हैं? इसमें हाँ, जो मार्केटिंग फंक्शन काम करेगा वो क्या हो जाएगा इसमें? ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्टेशन इसमें मेजर मार्केटिंग फंक्शन हो जाती है। और हाँ, जो फॉर्म में पढ़े थे, फॉर्म में कौन सा होता है, कौन सा मार्केटिंग फंक्शन काम करता है? तो प्रोसेसिंग करता है, तो प्रोसेसिंग रहता है। प्रोसेसिंग इज ए मेजर मार्केटिंग फंक्शन। ठीक। अब इसमें कोई उदाहरण बताइए, क्या होगा प्लेस में? हाँ, एप्पल अगर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, लेकिन इसे ले जाके कहाँ बेच रहे हैं? साउथ इंडिया में, तो हाँ इसकी प्राइस कुछ और होगी। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके जहाँ भी अगर लोअर से हायर पे जाना है, क्या है हमारी यूपी। थर्ड में क्या है? टाइम यूटिलिटी का क्या है? इसमें कौन सा मार्केटिंग फंक्शन काम करेगा टाइम यूटिलिटी में? उदाहरण, ओनियन को स्टोर कर लिए, बाद में बेच दिए, जब अच्छा मार्केट आया तो उसको बेच दिए। पोटैटो स्टोर, कोई भी हो, स्टोर करके बाद में उसको बेच सेल कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा टाइम यूटिलिटी। फोर्थ, पोसेशन होता है ना। पोसेशन को क्या बोलेंगे? स्वामित्व, मतलब अधिकार, अधिकार। स्वामित्व अधिकार, उसके अधिकार को ही बदल दिया, ओनरशिप। कोचिंग किसी और का है, किसी और ने ले लिया। अभी क्या, अगर मान लीजिए किस
अगर मान लेते हैं अगर ये बिल्डिंग किसकी है, किसी ओनर की है, तो ओनर से हम अभी ओनर ने क्या होता था 14,000 पे दे रहे थे रेंट के हिसाब से। बट अगर किसी थर्ड पर्सन ने लिया, जैसे हम लोग लिए, इसका थर्ड पर्सन में क्या हुआ, अब हमको किसी को देना हुआ, हम 14,000 ना दे के हम 20,000 दे दिए। इसमें जो मिडल मैन होते हैं उनकी मध्यस्थता का प्राइस जुड़ जाता है, मध्यस्थता जो करते हैं अपना प्राइस जुड़ जाता है। बाकी दो तो और बताया ही था, चौथा पांचवा और छठवां, दो बताया ही था आपको। एक सर्विस होता है, एक नॉलेज होता है। बाकी हो गई उदाहरण वगैरह देख लीजिए, पोसेशन और नॉलेज, नॉलेज वगैरह था, इंसान शिक्षक डॉक्टर ये सब था सर्विस वाले में। और इंसान रेडियो इंटर ये सब बनाते हैं, सब क्या क्या करेक्टर है सब ज़्यादा पूछता नहीं। मेजरमेंट आप, हाँ ये मेजरमेंट वाला देख लीजिए। मेजरमेंट में ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया था, बस क्या होता है वो समझना नहीं, कौन दिया था वो चीज़ जानते रहिए। अल्फ्रेड मार्शल दिए थे क्या, ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच कौन दिया था, जे आर हिक्स ने। ये दो चीज़ का है। बाकी इसमें एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट। टोटल यूटिलिटी क्या है वो चीज़ दिया है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या दिया है उसका डिफिनेशन। डिफिनेशन कोई का मार्जिनल अगर वर्ड आ जाता है तो सिंपल सा क्या, मार्जिनल आ गया तो चेंज। अब यूटिलिटी की बात करेगा तो टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हो जाएगा, मतलब जो भी होगा ये चेंज तो हमेशा रहेगा अगर मार्जिनल की बात कर रहा है तो कोई। अब चाहे वो प्रोडक्शन की बात कर, प्रोडक्शन में करेंगे तो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, चेंज इन इनपुट हो जाता है। अब मार्जिनल कास्ट की बात करेंगे, चेंज इन टोटल कास्ट, चेंज इन उसमें आउटपुट, आउटपुट हो जाता है। इसी हिसाब से यहाँ हो जाता है चेंज इन क्या है, कमोडिटी। कमोडिटी पहले एक खरीदते थे, टोटल कितना था, अब दो खरीदने लगे तो एक चेंज हो गया, तो इस तरीके से यूज जाता है। तो यहाँ से इसकी हालांकि पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो कब होता है। एक क्वेश्चन होता है तो एम आर इजकल टू एम सी जब होता है, तो ये एम आर का मतलब यही से आता है, तो वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिन, अरे अरे मतलब एक इनपुट देखो, मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, चेंज इन आउट, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, मतलब जितना भी हमारी यूटिलिटी, अगर हमको किसी प्रोडक्ट से यूटिलिटी उसकी मान लो 100 रुपया मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी इसकी 100 रुपया मिला हमको, ठीक। लेकिन जो अब क्या है उसको चेंज इन कमोडिटी, कमोडिटी पहले अगर मान लीजिए अगर एक यूनिट की कमोडिटी हुई तो हमको इसकी यूटिलिटी कितना मिल गया, 100 ही मिला। अगर इसकी अगर दो का चेंजेस होता तो हमें 50 यूटिलिटी मिलता। एक तरीके से मीटर एक सिंगल वैल्यू पर यूनिट, इसे पर यूनिट भी बोल सकते हैं, एक यूनिट के चेंज होने पर कितना हमें यूटिलिटी मिल रहा है या प्रोडक्शन मिल रहा है, जिस फील्ड में जाएंगे, मतलब चाहे कास्ट में जाएंगे तो कास्ट में एक यूनिट उत्पादन में कितना कास्ट लग रहा है वो वहाँ हमारी गणना हो जाती है। प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं तो पर यूनिट, पर इनपुट लगाने पे, एक इनपुट लगाने पे कितना हमको प्रोडक्शन मिल रहा है। यूटिलिटी में क्या हो गया, हम टोटल यूटिलिटी कितना कमा रहे हैं, एक अगर हमको एक कमोडिटी चाहिए तो हमको कितना यूटिलिटी उससे मिल रहा है, दो चीज़। तो वही कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में सब डिटेल से दिया है, कौन किसने दिया था। कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने बताया था, मैंने आपको पहले ही। कार्डिनल, अब इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है लाभ कार्डिनल रिटर्न क्या था, ग्लॉसन, ये सबसे ज्यादा पूछता है और इसको रट रट भी लीजिए आपको। हाँ फर्स्ट ला ही है, फर्स्ट ला ही ग्लॉसिन का फर्स्ट ला होता है, सेकंड ला ये हो जाता है। और कंज्यूमर सरप्लस कौन दिया था, अल्फ्रेड, अल्फ्रेड मार्शल। ये भी सबसे ज्यादा पूछता है, कंज्यूमर सरप्लस किसने दिया था। कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, किसे बोले। नहीं, इतना कर सकता है ऐसा तो नहीं, करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, आप प्राइस अपना बढ़ा दो, ऐसा हो नहीं कि। लेकिन इसमें कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये होता है, देखिए कंज्यूमर सरप्लस का मतलब कि अगर हम
हमें क्या हुआ, कुछ खरीदना हुआ, टीवी खरीदना हुआ, ठीक है, सैमसंग का टीवी है, सैमसंग का, अगर हमको एक खरीदना हुआ एलईडी, एलईडी खरीदना हुआ, इसकी प्राइस हम सोचे थे लेंगे भैया 32 इंच, 32 इंच का लेंगे। और इसका देख के कहीं से गए थे प्राइस गूगल हो, मान लीजिए कहीं क्रोम पर, हर एक जितने सोशल परचेजिंग वाले हैं उस पे हर जगह देखा, अमेजन पे देखा कुछ और था, अमेजन पे मान लीजिए इसकी प्राइस एक एवरेज ले ले हैं 10,000 है, 10,000, फ्लिपकार्ट में भी यही बताया, एक आध 2 रुपया 10 रुपया का अंतर था, ठीक। तो अब हर जगह यही है, तो हमने क्या हुआ, मूड बना लिया, पूरी तरह से हम कंज्यूमर है, हमने पूरी तरह से मूड बना लिया कि अब हमें जाना है, इस 10,000 पे देगा तो खरीदेंगे, 10,000 से ऊपर कभी भी देगा तो नहीं खरीदेंगे। हमने कितना थॉट ले लिया, हमारी इच्छा कितनी, 10,000, हम ये मतलब 10,000 पे संतुष्ट थे, हमारी सेटिस्फेक्शन थी कि हम 10,000 उसे पेड कर सकते हैं, 10,000 से ऊपर नहीं करेंगे, या हमने पहले से ठान लिया कि हमें 10,000 देना, हम इस पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बट वही चीज जब जैसे ही गया दुकान पे, किसी शॉप पे गए, तो शॉप वाले ने हमको ये 10,000 से डायरेक्ट कितने दे दिया, 5,000 में। तो हम तो सोचे थे हमारी सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही थी, 10,000 पे, लेकिन हमको दुकानदार वही टीवी कितने में दे दिया, 5,000। यही 10,000 माइनस 5,000, और जो हमारा ये बचा, कितना बचा, 5,000, ये 5,000 हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। ये कंज्यूमर के केस, जो हम देने के लिए मतलब पहले इच्छा हमारी थी, सेटिस्फेक्शन तक हम इतना दे देंगे उसे, बट वो हमसे सोच सोच से हमारे कम प्राइस में मिल गया, तो हमारी कंज्यूमर सरप्लस होती है। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, टेबल मार्क, मार्केटेबल, मार्केटेबल एबल लगा हुआ है, मार्केट, मार्केट प्लस टेबल, टेबल का मतलब क्या हो गया, जितने पास हमारे पास अवेलेबिलिटी, मतलब इसमें क्या है, हमारे पास धार्मिक कार्यों के लिए, हमें मतलब जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, कभी पूजा हो गया, कभी शादी ब्याह हो गया, ये सब के लिए भी, और फैमिली नीड्स के लिए भी, जो भी हमको साल भर 2 साल के लिए खाने के लिए, वो सबको रखने के बाद जितना हमारे पास अवेलेबल है उसको हम सेल कर देंगे मार्केट में, तो क्या हो जाता है, मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, मार्केटेड सरप्लस क्या हुआ, बेचने की बात नहीं, जितना हुआ खाने पीने को कुछ सोचे नहीं, आया मार्केट से एक का स्क्रैप वाली जितनी, डायरेक्ट सेल कर दी, वो मार्केटेड सरप्लस हो गया। स्क्रैप में तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हम साल भर के लिए रखेंगे फिर उसके बाद बेचेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट सेल कर दिए। और एक होता है डिस्ट्रेस सेल, डिस्ट्रेस, अब ये क्या है, डिस्ट्रेस सेल का मतलब एक सीधा भाषा में जाए, डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो, दबाव, दबाव, हमारे पास किसी का कर्जा है, हमने आपसे ले लिया, रंजन भैया से हमें हमने कर्जा ले रखा है, 1,000 10,000 का कर्जा ले रखा है भाई, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ तो रंजन भैया क्या कहेंगे, हमारा चुकता करो, इसी से चुकता करो, तो हमने क्या हुआ, उस दबाव में जाके सारा बेच दिया। या किसी चीज हमको 10,000 की नीड है तुरंत, किसी चीज की नीड हमने जाके मार्केट में तुरंत बेच दिया, ये भी एक मार्केटेड ही होता है, मार्केटेड टाइप का ही होता है, मार्केट अपने स्वतंत्रता के अनुसार बेचते हैं, डिस्ट्रेस में वही चीज सारा सारा सेल सब कुछ करते हैं, बस इसमें दबाव में आके बेचते हैं, हमारे पास कुछ दबाव थे हमने तुरंत सेल कर दिया। देखो मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस दोनों इक्वल और बराबर हो सकते हैं, ये हमेशा पूछता है, डिस्ट्रेस सेल का कभी ये नहीं पूछता है, मार्केटेड सरप्लस और मार्केट सरप्लस, मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस दोनों में हमेशा पूछता है। तो मार्केटेड सरप्लस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन, इससे मार्केटेबल, और इक्वल भी हो, अधिक भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बट कम नहीं होता है मार्केटेबल।
एक यही सीक्वेंस पूछता है अधिकांश। गुड्स गुड्स वगैरह बताने की क्या है, क्या बोलता है, इंफीरियर गुड्स और गुड एज ए सिमिलर होते हैं। डिमांड अधिक हो, प्राइस भी अधिक हो। इंफीरियर गुड्स वही है, मतलब हमें चाहिए तो चाहिए, हमेशा यूज है उसका। गुड जिसको हमको हमेशा नीड लगती है। सुपीरियर भी गुड्स बोलते हैं क्या, उसके प्राइस घटने बढ़ने से कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए। चाहिए क्या है, आप खान अगर आपको दाल चावल चाहिए तो क्या है, नेसेसरी गुड्स है वो। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जान लो। कम्प्लीमेंट्री गुड और सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड। कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होंगे, अगर किसी चीज का प्राइस घट रहा है, डिमांड उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, होल्ड होगी। हाँ, गोल्ड भी ले सकते हैं इसमें, जैसे आप फिर देखो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि क्या प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रहा है ना। अगर किसी चीज का हम क्रॉप वगैरह माना चाह रहे हैं, नहीं उसके उदाहरण तो बहुत सारे। ठीक है, मान लिया अगर किसी किसी वस्तु की प्राइस हो तो जाहिर सी बात है हम क्रॉप में अच्छा उदाहरण बताने, आम ही मान लो सपोज, आम में अगर प्राइस उसकी घट गई तो हम बढ़ गए, चलो 2 किलो ले, लेकिन एक्स्ट्रा कितना तक खरीदोगे, कितना तक खरीदो, अपने लिमिट ही नहीं हो। ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं मिल रहा था, उससे मतलब ह्यूमन वर्ड जितना खान एक चीज में, वो तो अभी क्या है, पेरिसेबल है, 2 4 दिन 10 दिन में खराब हो जाएगा, स्टोर नहीं किए तो पेरिसेबल है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, हाँ ये भी। सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, हाँ इसका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, निगेटिव हमेशा होती कम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, पॉजिटिव। और सप्लीमेंट ए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड में मतलब क्या होता है, अगर मैंने चाय लिया, अगर चाय की दाम बढ़ी तो हमने क्या किया, कॉफी का भी डिमांड बढ़ गया, हुआ ना इसका डिमांड। चीनी का अगर दाम बढ़ा, शुगर केन का दाम, शुगर का सॉरी, जगरी का, जगरी यानी गुड़, गुड़ का भी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट गुड है, इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और बाकी आने के चांसेस नहीं। ये उदाहरण आता है बहुत सारे, जो डायरेक्ट उदाहरण है ये, चाय और चीनी वाला, चाय और कॉफी वाला, और चीनी और गुड़ वाला, ये डायरेक्ट उदाहरण देके पूछ लेता है, और ये डायरेक्ट ये पूछता है किसमें निगेटिव होता है किसमें पॉजिटिव। ये चीजें, दो चीजें याद यहाँ करने लायक है, किसका पॉजिटिव होता है किसका निगेटिव होता है। डिमांड क्या है, परिभाषा कभी पूछता नहीं है, कोई मतलब नहीं, फिलहाल जान लेते हैं एक निश्चित समय पे एक निश्चित कीमत पर मांगी गई किसी वस्तु की मात्रा ही क्या कहलाएगी, हमारी मांग का। अब ऐसा नहीं है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हमें क्या हुआ कि हम रंजन भैया से कह दे के रंजन भैया हमें कितबवा दे दीजिएगा, हमें उसका कोई नीड नहीं, क्या हो वो हमारी डिमांड नहीं है। डिमांड वही होगी जो एक उसका निर्धारित प्राइस हो, फिक्स हो, और एक अच्छा प्लेस हो जहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं, एक समय निश्चित समय हो, कीमत हो, उससे हम क्या बोलेंगे, का एलिमेंट का हमेशा एलिमेंट। ये दो अधिकांशतः पूछता है, क्वांटिटी क्या होती है, एबिलिटी क्या है, विंगलेस, और प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम, ये चारों एलिमेंट होंगे तभी आपका मार्केट कहलाएगा। एलिमेंट पांचों रहेंगे,
पेइंग मतलब इच्छा, आप उसको लेने की इच्छा है। अगर एलिमेंट्स की बात करें, अब डिमांड किसे बोलेंगे, तो ये पांचों का होना जरूरी है, तभी वो हम उसको डिमांड बोलेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ डिमांड भी मांग के तत्व। समय होना चाहिए, अभी बताएं, कोई समय होना चाहिए, मूल्य, उसका कोई मूल्य होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। अगर पूछ देगा क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए, हालांकि सबसे फेमस क्वेश्चन इसमें सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है नॉट ए, नॉट ए, नॉट ए एलिमेंट ऑफ डिमांड। और यहाँ से ये मान लीजिए 3 दे दिया, अब यहाँ लिख देगा कैपिटल, एक चौथा ऑप्शन लिख देगा कैपिटल। तो एक कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ का क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं। इससे कुछ भी अगर ये चारों पांचों में से कुछ भी अदर है तो वहाँ चीज हमारे क्या हो जाएगा, एलिमेंट नहीं। टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने टाइप के डिमांड होते हैं, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल। मार्केट डिमांड वही होता है मतलब सब एक से अधिक लोग मांगे। इंडिविजुअल डिमांड जो हम केवल अपने के लिए मांग कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिमांड इज डिफाइंड, क्या हो गया का डिफिनेशन यहाँ है, का डिफिनेशन। इंडिविजुअल डिमांड इज डिफाइंड एज द डिमांड ऑफ आर प्रोडक्ट सर्विस बाय द इंडिविजुअल। एक सिंगल कंज्यूमर के लिए अगर कुछ हम मांग रहे हैं तो हमारा इंडिविजुअल हो जाता है। मार्केट क्या होता है, मार्केट डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मेड बाय ए बंच ऑफ कंज्यूमर। मतलब बंच मतलब एक से दो, ये सारे लोग मिलकर किसी के लिए, फैमिली के लिए मांग रहे हैं। हम गए खरीदने, फैमिली के लिए मांग रहे हैं, पूरे गए 2 किलो आम लिया है तो सारी फैमिली हमारी खाएगी, तो क्या हो जाता है, वो मार्केट डिमांड हो जाता है। अभी जैसे अकेले के लिए मैंगो मंगाती है तो क्या हो जाता है, वो इंडिविजुअल डिमांड। अकेले आम मंगा के खा जाती है तो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल डिमांड हो जाता है। ठीक। डिराइव डिमांड क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, सबसे डिराइव डिमांड मतलब खंडित होकर कुछ कुछ मात्रा में मांगते हैं, ये हो जाता है। डायरेक्ट डिमांड सीधे जाके कुछ मांग लिए, खा लिए, हमारा डायरेक्ट डिमांड हो गया। वो चीज दो ही पूछता है। प्राइस डिमांड क्या होता है, ये मेन टाइप की नहीं, मेन यही तीन। प्राइस डिमांड क्या होता है, द प्राइस डिमांड रिफर टू द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विस इन इज द इजियर टू बाय एट द गिवन प्राइस। प्राइस डिमांड क्या होगी, उसके प्राइस को देख के हम डिमांड कर, उसका प्राइस क्या है उसके हिसाब से हम डिमांड कर रहे हैं, का ज्यादा कम कितना क्या उससे मतलब। इनकम डिमांड क्या है, इनकम हम अपने पैसे के से खरीदेंगे, पूछो उसका प्राइस तो कोई मतलब नहीं। हमारे आज हमारे पास अगर 10 रुपया है तो हम जाके प्राइस देख के खरीदेंगे। यही जाके 100 रुपया 1,000 हो गया, कुछ नहीं देखना, जाओ उठा लाओ बोरा का बोरा, कोई इनकम डिमांड हो जाता है अपने पैसे के अनुसार। क्रॉस डिमांड क्या होता है, जहाँ किसी उत्पाद की मांग स्वयं की कीमत अधीन नहीं है लेकिन अन्य समान उत्पादों की कीमत क्रॉस तिरछी मांग। मतलब क्या हुआ, हम गए तो थे कॉफी खरीदने, लेकिन उसके बदले क्या लेके आ गए, चाय। ये हो जाएगा क्रॉस डिमांड। और इसे क्या बोलते हैं, अगर यही वाला चीज पे हम वहाँ क्या था, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड भी थे। तो यहाँ क्या, अगर क्रॉस डिमांड को डिफा और अगर अदर नेम भी अगर कुछ करके पूछ दिया तो वहाँ क्या पूछे बोलेंगे, क्रॉस डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड में कौन सा डिमांड होता है तो कौन सा कुछ बताएंगे, क्रॉस डिमांड पूछ। क्रॉस डिमांड क्या होता है, वही एक निश्चित मांगी गई मात्रा है सब सारी सारी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगी। यही वाला क्या है, जब हमारी प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ रहा है, और प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है किसी चीज का, तो हमारी मांग का नियम। हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शनल चलता है, इनवर्स कंडीशन। टू डाउनवर्ड टू स्लोपिंग, इसका हाँ अगर पूछ देगा इसका करेक्टरिस्टिक्स डिमांड का, पूछता है ना, डिमांड का कर्व जो है, डिमांड का करेक्टरिस्टिक पूछ देता है, बताइए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का करेक्टरिस्टिक्स वहाँ 2-3 दे देगा, उसमें क्या हो जाएगा, अब प्राइस एंड डिमांड क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। पहला तो एक करेक्टरिस्टिक है,
दूसर का क्या है कि स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक, मान के दो हो गया। एक होता है निगेटिवली डाउनवर्ड। निगेटिवली मतलब क्या, हमें ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड, हमेशा घटते क्रम में। हाँ, उसी का पूछ ले सप्लाई का क्या होता है। सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिवली अपरवर्ड होता है हमेशा, इस तरीके का। इनवर्स, ये भी इनवर्स होता है, बट ये हमेशा ये पॉजिटिवली होता है, अपरवर्ड में जाता है, सप्लाई का होता है। सप्लाई की परिभाषा लिखिए, कल देखिए। और मार्केट सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, सेम वहाँ वही चीज़ है। मार्केट जो अभी बताया था, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड वही चीज़ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब यहाँ देखिए, यहाँ इसे ध्यान से सबसे ज़्यादा पूछता है, और यहाँ से इसको ध्यान से पढ़ भी लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ से क्वेश्चन कम, फार्मूला सबसे ज़्यादा पूछता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे क्या है, इनकम है, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तीन टाइप का आप डिमांड पढ़े थे ना, इसी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केवल तीन ही होते हैं, बट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पूछता है तो पास हो जाते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है। हालांकि ऐसे वाले एग्जाम में जो अगर अदर स्टेट वाले या फिर अदर कोई एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्ट पूछता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसमें पांच ही होते हैं। लेकिन अगर आप अगर एसआरएफ वगैरह या जेआरएफ वगैरह दे रहे हैं, तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछता है तो वहाँ तीन ही होते हैं। एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। जो अभी तीनों डिमांड हमने पढ़ा था ना, डिमांड टाइप्स ऑफ डिमांड, उसी के सारे प्रकार। फार्मूला वगैरह पूछता है, ये इनकम का फार्मूला है, प्राइस का फार्मूला। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अगर क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन। इलास्टिसिटी का ही मतलब होता है, इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज, कहीं भी बात कर रहा है तो परसेंटेज। ठीक है। और इसमें प्राइस में कितना, एक प्राइस में चेंज होने के बाद क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, तो हमारे प्राइस के हिसाब से हम बाई कर रहे थे ना यहाँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हमारा मूल्य के अकॉर्डिंग अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो हमारे क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम के बेसिस पे अगर हमारा कोई परसेंटेज चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंज का मतलब अगर हमने 100 रुपया लिया था, अब 90 हो गया, तो 90 में कितना परसेंट का घटा हुआ, तो 10% का माइनस हुआ है। तो 10% का चेंज होने पे हमारी क्वांटिटी में कितना परसेंट का चेंज हो रहा है, हमारा क्या हो जाता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, ये देखिए, डिग्री इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हो जाती है डिग्री, डिग्री इलास्टिसिटी। वहां केवल क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी इलास्टिसिटी का डिमांड का यहाँ क्या है, डिग्री हम पढ़ेंगे। और हमेशा आपके अभी जो आप लोग पेपर दे रहे होंगे ये वगैरह, जो ये अपने जो अभी आने एग्जाम है 13 तारीख को, के वाले में अगर क्या पूछेगा, वहाँ डायरेक्ट यही पूछेगा, बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका कितना होगा। इन पांच पास होते हैं, पांचों में से कुछ नाम का दे देगा, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए क्या होगा। वहाँ ये नहीं देगा कि डिग्री आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए, इस नाम से नहीं। आप एस आर बी नेट वगैरह देंगे तो वहाँ ये सब सारी चीजें। तो पहले नाम बताइए पांचों के। फर्स्ट, फर्स्ट में क्या आता है हमारा, परफेक्टली इलास्टिक से स्टार्ट करते हैं, हमको समझने भी आसानी रहेगी, आपको भी समझ आसानी रहेगी। तो सर का क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, हाँ, यूनिटरी के बाद में पढ़ लेते हैं, उसके पहले क्या, इलास्टिक नहीं होता है। और वहाँ पार्शियली हो क्या है, रिलेटिवली सोच।
हाँ, पार्शियली भी पूछते हैं और रिलेटिवली भी पूछते हैं, केवल इलास्टिक नहीं पूछता है। इलास्टिक की बात करेंगे तो सारे में तो है इलास्टिक। अभी हम लोग क्या पढ़े कर गए, इलास्टिक। इलास्टिक अभी एक और जाएगा, जैसे क्या बताया, रिलेटिवली में रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक तो इसमें भी आ गया। यूनिटरी यूनिटरी इसमें भी इलास्टिक। तो ये यहाँ नहीं पूछा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो कंप्लीटली पढ़ लिया, कंप्लीटली इन इलास्टिक और इलास्टिक। इन इलास्टिक कंप्लीटली में दो पढ़ लिए, और रिलेटिवली में क्या है, रिलेटिवली में भी दो है, एक इलास्टिक है और एक इन इलास्टिक है। तो भाई देखो, पास होता है, पहले ही बता रहे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ कॉलम दो ही बना रहे तो दो ही नहीं होते। एक कंप्लीटली इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। और एक पांचवा क्या है, यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, अब इसका क्या है, पूछता है यहाँ से ही, अगर सबसे पहले जाने के बाद डिस्क्राइब बाद में होगा। कंप्लीटली इलास्टिक ऑफ डिमांड, कंप्लीटली इलास्टिक ऑफ डिमांड का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। डायरेक्ट एक वन लाइनर में अगर पहले लिख लीजिए कहीं भी, कंप्लीटली इलास्टिक का, फिर उसके बाद समझाते हैं। कंप्लीटली इलास्टिक का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है कितना है, इनफाइनाइट। और इन इलास्टिक का कितना होता है, रिलेटिवली इलास्टिक का कितना होता है, ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इन इलास्टिक का कितना होता है, लेस देन 1। और यूनिटरी का मतलब है इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल टू 1। ये सारे 5 चीजें, ठीक है। अब इसको डिटेल में हम लोग अच्छे से समझते चले। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी जो ईडी हमने क्या बताया, फाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई 100%। अगर क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक्स अगर बनते हैं तो मैक्सिमम यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग भी दे सकता है, ये भी जान देखिए। हालांकि मैं अपने टेस्ट में करवाया भी था बहुत सारे के सारे एक ही जगह मैच ऑफ द फॉलोइंग में करवा के कवर करवा दिए। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ी, देखिए परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड के बारे में हमने तो पढ़ लिया है, ठीक। अब क्या, सिंगल चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी काज ऑन द इनफाइनाइट चेंज इन इट्स क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इंग्लिश में क्या लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं, समझिए। अगर हमारी कोई चीज है, हमने क्या किया, प्राइस, सर हमारी क्या हो गई, प्राइस, ग्राफ तो बना है इसीलिए। अगर हमारी प्राइस, हमारा है डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अगर हमारी प्राइस कुछ भी हो जाए, कितना भी बढ़ जाए, हमारी डिमांड उसकी हमेशा बढ़ेगी, हमेशा क्या रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। मतलब अगर प्राइस हमारी थोड़ी सी भी चेंजेज आई, हमारी प्राइस पहले ये मान लो फिक्स है, ये हमारी फिक्स प्राइस हो गई, 10 रुपया था इस प्राइस पे, हमने 10 रुपया पे कोई क्वांटिटी खरीदा, लेकिन जैसे ही उसकी, ये हमारी मेन प्राइस यहाँ 10 थी, अगर हमने पहले प्राइस 10 था, जैसे ही हमको इसको घटा के 8 रुपया किए, हमारी डिमांड कितनी हो जाएगी, अनलिमिटेड बढ़ जाएगी, ठीक है। हालांकि इसका एग्जैक्ट उदाहरण नहीं मिलता है, फिर भी हम गोल्ड को ले सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी चेंजेस आती है गोल्ड में, तो देखिए उसकी प्राइस में चेंज, प्राइस में कहाँ हो रहा, वही बता, अगर हम प्राइस में चेंज करेंगे ना, हमको इसको दिखाना है ना इसमें, प्राइस, अगर अगर हम प्राइस में क्या हुआ, अगर प्राइस अभी बताए, एक प्राइस ये है हमारी, ठीक, प्राइस में हमारी इतनी है, ठीक, मान लीजिए हम इतनी प्राइस पे खरीद रहे थे, ये हमारी प्राइस है, इतना ये प्राइस की देखा, ठीक। अगर हमारी प्राइस, अगर हमको यहाँ 20 रुपया किलो मिल रहा था कोई, तो हम इतनी सामान खरीद रहे थे, हमारी यहाँ 10 कुंटल था, ठीक। अगर इसमें कोई भी अगर चेंजेज है, 10 से क्या घट के हमारी अगर 10 पे आ जाता है, इस रेखा पे 10 आ जाती है, तो हमारी ये जो 50 पहले हम खरीदते हैं वो इनफाइनाइट बढ़ जाती है, कोई मतलब कंट्रोल ही नहीं रहता है उस पर। इस तरीके से कोई भी चेंजेस, गोल्ड वगैरह में क्या होता है देखो,
प्राइस जैसे ही घटती है, अभी क्या है 1 लाख के आसपास समथिंग चल रहा है, 94,000 या 95,000 जो भी, उसमें जैसे ही 80-80 के आसपास आए जाके देखो कितनी भीड़ लग जाएगी, 1000 वगैरह की। एग्जैक्ट इसका आंसर वो भी मैच नहीं खाता है, फिर भी अगर हम उससे रिलेट करें तो हाँ देख सकते हैं गोल्ड वगैरह में। देखो क्या है कि अगर हमने क्या बोला, प्राइस तो चेंज होगी ही होगी, प्राइस बिना चेंज किए हमको इनफाइनाइट मिलेगा कैसे? प्राइस चेंज होगा तो, प्राइस क्या हमने क्या बोला, अगर 2 रुपए से अगर 1 रुपये पे आए, एक का ही डिफरेंस हुआ ना, या उसी एक का सिंपल से 1 रुपया का चेंज होने से हमको कितना, हमको बेनिफिट बहुत कितने मिले, मतलब डिमांड उसकी क्या बढ़ गई। हम्म। हम्म। इनफाइनाइट बढ़ जाए। ये जो है हमने इसके परफेक्टली इसका उदाहरण बता रहे हैं ना ग्राफ से, कि ऐसा होता है इसमें, न कि इसका मेन एग्जांपल है कि ऐसा होना चाहिए। फाइन देखो, चेंजेस आप उसके फिर वो देखो मैथ वाला फार्मूला लगा रहे हो ना इसमें, जैसे क्या हुआ, हाँ। नहीं, टाइप्स अगर हम किसी चीज की टाइप्स पढ़ते हैं, देखो हर टाइप्स की बात कर रहे हैं अपना, नहीं टाइप्स का अपना अपना फीचर्स होते हैं ना, टाइप्स इसीलिए तो बनाए जाते हैं, इसका फीचर ये है, इसका कहा नाम ये है कि हम इसको निकाल नहीं रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे हैं इसको, फार्मूला निकालने का इसका नहीं है, इसमें ये है कहने का मतलब इसका सेम है। अगर हम कोई प्राइस घटाते बढ़ाते हैं तो उसके प्राइस में उसके जो हमारी डिमांड है वो इनफाइनाइट हो जाती है, अगर हम उसके डिमांड में उसकी प्राइस में कुछ छेड़खानी करते हैं तो हमारी ये डिमांड हो जाती है। जैसे क्या है, अब CRI में क्या होता है, धान की CRI मेथड जो है, अब एक तो मेथड है, आप इसको कहो कि नहीं इसको हम 25-25 ही क्यों रखेंगे, इसका फिक्स चीजें है ना, वो ऐसे डिस्टेंस इसकी फिक्स है ना, 25 × 25। परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं, हम तो पहले ही बोले गोल्ड से इसको रिलेटिव कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड इज, बस इसमें एक ही चीज का परफेक्ट मिलता है, एक ही चीज का एकदम एग्जैक्ट मिलता है, वो है परफेक्ट इन इलास्टिक। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्स, क्या बोलेंगे इसे, हॉरिजॉन्टल, ये पूछ, पैरेलल टू एक्स, हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो इसमें एकदम बेहतरीन एग्जांपल मिल जाता है। इन इलास्टिक का क्या बताया था, परफेक्टली इन इलास्टिक का क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जी, द नो चेंज इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस में कुछ भी हो जाए, प्राइस में अगर 50 रुपया है चाहे 1 रुपया हो, तो कोई मतलब नहीं है, हमारी डिमांड जितनी थी उतनी रहेगी, इसमें कोई घटोतरी ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बताइए, नमक, दवा, दवा भी सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, दवा का सब्स्टिट्यूट है, पैरासीटामोल ना खाकर हम तो एसिलाक खा लेंगे, सस्ता है, हाँ भाई पैरासीटा 1 रुपया है। और डोलो की जगह पे, डोलो क्या है, फीवर की है, उसके भी अदर अदर भी कुछ खा सकते हैं, अभी एसिलाक वगैरह बहुत सारी सिरप भी आने लगे, बच्चों में तो वो नहीं दे रहे हैं, सिरप दे देंगे, फिर बताओ, सब्स्टिट्यूट उसका सब्स्टिट्यूट है, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हम पहले भी, हम अगर हमारे घर में 2 रुपया 2 किलो चाहिए, 1 केजी चाहिए था, तो अभी भी हमको 1 ही केजी चाहिए, चाहे हमको 98 रुपया ही क्यों ना मिले, ये है इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल अच्छा सा मिलता है, और कुछ नहीं, इसकी जो कर्व होती है क्या होती है, वर्टिकल, और क्या एक कौन से तुम जैसे वो क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस चलता है, वाई एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगा। थर्ड में क्या है, रिलेटिवली
रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक का ईडी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी इसका ग्रेटर देन 1 होती है। और इस डिमांड में क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इन ए greater than the appropriate change in the its price, the curve is similar to horizontal tilt flatter। मतलब इसकी जो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ही जगह इसीलिए लिखाया था इलास्टिक, इलास्टिक अगर कर्व की बात कर रहे हैं तब कर्व की जो अभी परफेक्टली पढ़े ना, परफेक्टली में क्या था, पैरेलल टू मतलब क्या चल रहा था, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल चल रहा था। अब वही इलास्टिक की रिलेटिवली में भी पढ़ रहे हैं, बस यहाँ रिलेटिवली, वहां कंप्लीटली था, यहाँ रिलेटिवली हो गया। तो इसका देखो अगर हमको अगर याद नहीं आता है, याद करने के लिए बता रहे हैं, अगर हमको याद नहीं आ रहा कि इसका कर्व कैसा होता है, तो अगर हम इससे अंदाजा लगाएं तो क्या इसका कैसा हो सकता है, इलास्टिक ही चल रहा है तो इसका इलास्टिक हमारी क्या चले, सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल, और सिमिलर टू हल्का सा स्लोप लिए रहता है, इसलिए एक अलग से इसको स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फ्लैटर टाइप, मतलब लेटा हुआ टाइप का फ्लैटर, हल्का स्लोप लिए रहता है, इसे बोलते हैं फ्लैटर टाइप का। इसमें क्या प्रोपोर्शनेट चेंज में मतलब अगर हमारी 3 रुपया कोई प्रोपोर्शन में, अगर एक से अगर 2 रुपये से 1 रुपया होता, मतलब यहाँ एक का डिफरेंस है, तो हमारी डिमांड में क्या होता है, हमेशा दुगुनी रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो उसमें प्रोपोर्शनेट मतलब कुछ भी घटा लीजिए, उसके दुगुनी रेट से हमारी डिमांड घटती है या बढ़ती है। प्राइस में अगर घट रही तो बढ़ेगी, और इधर क्या है, प्राइस में अगर बढ़ रही है प्राइस तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, घटेगी, लेकिन प्रोपोर्शनेट में हो, दो से हमेशा दुगुना, इसीलिए हमेशा इसका ग्रेटर देन क्या होता है, 1। हाँ, डिमांड में हमारी दो दो गुना, नहीं अगर प्राइस में हमारा घट रहा है, हाँ तो घट और बढ़, हाँ अगर प्राइस घट रहा है तो हमारा डिमांड क्या होगा, अगर 1 यूनिट घटा तो हमारा डिमांड 2 यूनिट, अगर हमारी प्राइस 1 यूनिट बढ़ा तो हमारी डिमांड क्या होगी, 2 यूनिट। ठीक, इसका हो गया। अब रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात करें, इन इलास्टिक, अभी अभी उससे क्या बोले थे वहां, मैच किससे करवाना, अब वो इलास्टिक था तो किससे मैच करवाया था, परफेक्टली इलास्टिक से करवाए थे। अब इन इलास्टिक है तो इसका हम किससे कंपैरिजन करेंगे, इन इलास्टिक है ना, इन इलास्टिक है तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, कंप्लीटली इन इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक का कर्व कैसा था, वर्टिकल था, सिमिलर है जिसका कर्व कैसा होता है, एज ए सिमिलर वर्टिकल, ये भी हल्का स्लोप लिए रहता है, वो हमें ऐसे थोड़ा सा ऐसे फ्लैटर टाइप का था, बट इसका क्या था, ऐसे एकदम हल्का सा बस बेंड रहता है, हल्का सा झुका स्लोप लिए रहता है, तो हमारे इसको क्या बोलेंगे, टीपर टाइप, ये कुछ टीपर टाइप का है, ये चीज लिखा, द कर्व इज सिमिलर टू वर्टिकल कर्व टिल टीपर, एक स्पेशल नाम इसका दे दिया जाता है, उसे फ्लैटर बोल देते हैं, इसे टीपर बोल देते हैं, ठीक है। इसमें भी वही सेम है, अगर हमारी डिमांड भी होती है तो दोगुने रेट से, और वहाँ, हाँ वो चीज वहाँ देखो घटेगी बढ़ेगी नहीं, वहाँ केवल प्राइस घट रही थी और डिमांड बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर हमारी हमारी डिमांड, हमारी क्या बोलते हैं, हमारी प्राइस अगर पहले ये थी, मान लो यहाँ 4 रुपया, उससे हमारी प्राइस हमेशा दुगुनी घटती है, कहने का मतलब हमारा क्या था, वहाँ 1 यूनिट प्राइस बढ़ रहा था चाहे घट रहा था, तो हमारी डिमांड 2 यूनिट बढ़ रहा था चाहे घट रहा था, बट इसमें क्या था, हम 2 यूनिट हमारी प्राइस घटेगी या फिर बढ़ेगी, तो हमारा 1 यूनिट केवल डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो बस उसमें क्या था, दुगुनी से उसमें डिमांड बढ़ रहा था, इसमें क्या है, दुगुनी से प्राइस बढ़ रहा है। सबसे कोई मतलब है नहीं फिलहाल, इतने लेवल का पूछता है बस ये
इसका सेप पूछ लेता है और ईडी पूछ लेता है इसका। वही चीज, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेड। इसमें क्या होता है, अभी देखो सब क्या चल रहा था, कभी हम पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा चेंजेस पे इनफाइनाइट हो जा रहा था, थोड़ा सा चेंजेस पे वर्टिकल हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था, थोड़ा सा चेंजेस पे दुगुनी बढ़ रही थी, थोड़ा चेंजेस पे दुगुनी घट रही थी। लेकिन इसमें इसमें एक लगाओगे तो एक पाओ, अगर एक चेंज किए तो एक चेंज उधर भी होगा। 1 रुपया अगर प्राइस में बढ़ा है तो 1 किलो हमारा उधर बढ़ेगा, अगर इधर 1 रुपया बढ़ा दिए प्राइस का तो इधर 1 किलो हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की शेप क्या होगी। अगर इसकी कॉन्वेक्स बोलेंगे, पहली बात तो ओरिजिन का शेप क्या होता है, कॉन्वेक्स। स्पेशल नाम इसके लिए कौन सा बोलेंगे, स्पेशल नाम बोलेंगे तो हाइपर हाइपरबोला। स्पेशल नाम अगर बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये कर्व है ना, बोलेंगे हाइपर। डिफरेंस कर्व क्या होता है, अब छोड़िए कौन दिया था, हिक्स ने दिया था, हिक्स एंड इलेन ने दिया था। इन डिफरेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, डिफरेंस मतलब टू प्रोडक्ट्स, ये हमारी टू प्रोडक्ट्स हो गई, ये जो हमारी है डिफरेंस कर्व है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो कर्व हो जाती है। और एक इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है अधिकांशतः इस कर्व की, दो चीज पर देखिए, पहला इंडिफरेंस कर्व ये भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, निगेटिव स्लोप होती है, मतलब हमेशा नेगेटिव स्लोप होती है, हमेशा घटता हुआ चला जाता है। डायरेक्टली परफेक्ट लेवल टू सब सेटिस्फेक्ट, मतलब नहीं, रिलेटिव टू द एक्स एक्सिस कोई मतलब। ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, क्या एक तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, एक निगेटिव स्लोप होता है इसमें, इसे लिख भी लीजिए। रेफरेंस कर्व कौन दिया था, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने दिया था। और ये क्या होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स के बीच का होता है, ठीक है, दोनों मतलब अंतर क्या होता है दो प्रोडक्ट में, वो चीजें बताता है। और इसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है और निगेटिव स्लोप का होता है, ठीक है। का जो प्रिंसिपल होता है एमआरएस होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, अभी सब्स्टिट्यूट गुड पढ़े थे ना, सब्स्टिट्यूट कॉफी और वगैरह, तो कॉफी और टी का उदाहरण पढ़े थे, तो इसी का पूछ रहा है मार्जिनल रेट। मार्जिनल मैंने पढ़ा था, मार्जिनल रेट में इसके कितना सब्स्टिट्यूट किए हैं, इसका रेट क्या है, हम इसको कितना बढ़ाएं, तो ये दो प्रोडक्ट में क्या अंतर आ रहा है, हम उसी चीज का क्या इंडिफरेंस करवा पड़ते हैं। और सब्स्टिट्यूट को अगर भी देखिए, सब्स्टिट्यूट कई जगह नाम आएगा, सब्स्टिट्यूट का कहाँ कहाँ अगर रिलेट करें तो कहाँ कहाँ हमने यूज किया सब्स्टिट्यूट गुड का। एक तो इंडिफरेंस कर्व देखो पूरी सब सब्स्टिट्यूट गुड्स पे है, अगर यहाँ भी सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें तो यहाँ उसी लॉ पे काम करता है। अभी एक और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्रॉस डिमांड, वहाँ भी सब्स्टिट्यूट की बात करे थे। और एक यहाँ, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड था ही, तीन हो गए, इसी लॉ पे सब्स्टिट्यूट लॉ पे ही काम ये भी करता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फिक्स कास्ट क्या होती है, किस किस पे दिया जा सकता है फिक्स कास्ट। फिक्स्ड कास्ट ऐसी कास्ट जो होती है जो हमेशा परमानेंटली हमारी फिक्स हो जाती है, किस पे लगेगा भाई, उदाहरण बताइए। भाई लैंड, लैंड का रेंट हो गया, मशीनरी हो गई, ये सब सब क्या है, अगर हम कोई चीज, फार्म बिल्डिंग हो गया, ये पूछता है सबसे ज्यादा, फार्म बिल्डिंग इसीलिए मेंशन भी कर दे रहे हैं। फार्म बिल्डिंग क्या हो जाएगा, ये फिक्स कास्ट हो जाएगी आपका, ठीक है। फिक्स कास्ट को अदर किस नामों से जानते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। फिक्स्ड कास्ट इज आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कास्ट। इनडायरेक्ट कास्ट क्यों बोलते हैं, ये डायरेक्टली नहीं लगते हैं। जैसे क्या हुआ, हमारे पास ट्रैक्टर है, तो हमारा डायरेक्ट कास्ट में तो नहीं जाएगा ना, वो जाकर उससे काम ले रहे हैं डीजल पेट्रोल से उसका कास्ट जाता है। फार्म बिल्डिंग
फार्म बिल्डिंग तो कुछ यूज नहीं है उसमें, हमको रखने वखने का कुछ कास्ट हम उसका जोड़ रहे हैं ना, तो इनडायरेक्टली कास्ट है। इसे ओवरहेड कास्ट भी बोलते हैं हमेशा। वो हमेशा ओवरहेड मतलब इसका कोई मतलब नहीं है फिर भी लगाया जाता है, तो ओवरहेड कास्ट है। संकेन कास्ट भी बोलते हैं, संकेन कास्ट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें कर्व कैसा है तो कैसा होता है इसका कर्व, फ्लैटन हॉरिजॉन्टल होता है। कर्व अगर इसका बात पूछ ले तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जब सी कर्व कैसा होता है, टोटल फिक्स कास्ट क्या होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट के उदाहरण बताइए फटाफट। वेरिएबल ऐसी कास्ट देखिए जो, वेरिएबल कास्ट में देखिए कास्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, जो भी हम लगा रहे हैं रॉ मटेरियल, जो भी कच्चे ये सब, तो लेबर, लेबर हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा लेबर को इसलिए जी इसलिए हाईलाइट कर लीजिए, लेबर का पावर जो होती है यूज कर रहे हैं, एक स्किल्ड लेबर होता है, एक हायर्ड लेबर होता है, और एक फैमिली लेबर होता है। फैमिली लेबर क्या है, हमेशा इसको कहीं किसी चीज में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हायर्ड लेबर हमेशा किस में काउंट करेंगे, वेरिएबल कास्ट में, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाला जो काम किस में आएंगे, वेरिएबल कास्ट में आएंगे। चेंज इट चार्जेज इट, अब इसमें और क्या क्या आएगा चार्जेस, सीडेड सीड आ जाएगा, इरिगेशन आ गया, फर्टिलाइजर आ जाएगा, पेस्टिसाइड वगैरह जो भी मतलब छुटपुट हम खरीद के तुरंत उसमें लगाते हैं, वो सब क्या हो जाती है हमारी वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट को किस किस नामों से जाना जाता है वो सबसे बड़ी बात। अभी वो उसको किस किस नाम से जानते थे, इनडायरेक्ट कास्ट, ओवरहेड कास्ट और संकेन कास्ट, इन नाम से किसको जानते थे, फिक्स कास्ट को। अब वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल का किस 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 नाम से जानते हैं, वेरिएबल कास्ट इज आल्सो नोन एज वर्किंग कास्ट। वर्किंग कास्ट इसलिए है क्योंकि काम के दौरान ही हम तुरंत लगा रहे हैं। अब वर्किंग कास्ट का मतलब क्या है, ऑपरेशनल भी कास्ट है, ऑपरेटिंग कास्ट भी मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं उसी दौरान, हम खेती के दौरान ही कर रहे हैं, इसे ऑपरेशनल ऑपरेटिंग कास्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट कास्ट, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, जा रहे हैं मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तुरंत लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट कास्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्राइम कास्ट भी बोलते हैं, प्राइम का हम बार बार यूज करते हैं, प्राइम मेंबर उसी को तो मिलता है जो भाई हमारा परमानेंट हो, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसे हम प्राइम कास्ट भी बोलते हैं। सर्कुलेटिंग कास्ट भी बोलते हैं, हमेशा सर्कुलेट रहता है, किसी में बढ़ेगा किसी में घटेगा, सर्कुलेटिंग कास्ट भी बोलते हैं। एंड रनिंग कास्ट भी हमेशा चलता फिरता कास्ट है, जहां जरूरत आएगी लगाना पड़ेगा, फर्टिलाइजर की जरूरत आएगी क्या होगा, लगाना पड़ेगा। तो कितने नाम हो गए, एक तो वर्किंग कास्ट, आप देखो वर्किंग याद किए तो ऑपरेटिंग कास्ट भी हो गया निकल जाएगा, और रनिंग कास्ट और सर्कुलेटिंग कास्ट, मतलब एक वर्किंग याद करोगे तो ऑपरेटिंग, और सर्कुलेटिंग याद करोगे तो रनिंग, ये दो चीज तो हो जाता है। थर्डवा बस याद किसको किसको करना होता है, डायरेक्ट कास्ट क्या है और प्राइम कास्ट, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट वाले में, प्राइम कास्ट में ओवरहेड कास्ट में, ये सब हमेशा। एक क्वेश्चन होता है अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट किसे बोलते हैं, किसमें होता है, अल्टरनेटिव कास्ट को बोलते हैं, ये यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए, ये पूछता है अपॉर्चुनिटी कास्ट किसे बोलते हैं, अल्टरनेटिव कास्ट को बोलते हैं। कई सारे टेस्ट वगैरह में या पेपर वगैरह में डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए बता दिए, ठीक है। अब टोटल कास्ट, टोटल कास्ट में कुछ खास नहीं, हाँ एक चीज हो, जो इसका शेप होता है वेरिएबल कास्ट का शेप जो होता है वो इनवर्स, इनवर्स एल शेप होता है, इनवर्स एस शेप, ठीक है। जब का अभी उसका हमने क्या पढ़ता, हॉरिजेंटल हो, फिक्स का हॉरिजेंटल, और इसका इनवर्स एस शेप, यह है ना, देखो एस शेप का उल्टा लग रहा है। टोटल कास्ट, टोटल कास्ट में कुछ एफ सी प्लस
टोटल कास्ट कितना लगाए थे, वेरिएबल के कास्ट कितना लगाए, दोनों जोड़ दिए, क्या हो गया, टोटल कास्ट। एवरेज कास्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कास्ट क्या है, एवरेज कास्ट क्या है, ये सब सारे देखो। हाँ, कास्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताना भूल गए, कास्ट कॉन्सेप्ट कितने होते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितने टाइप के कास्ट होते हैं, 7। 7 में हमने 2 की बात कर लिया, ये तीसरा कास्ट था, ठीक है। 7 कास्ट हो गए, 3 कास्ट पढ़ लिए। एक तो टोटल कास्ट, फिक्स कास्ट, टोटल फिक्स कास्ट था, टोटल वेरिएबल कास्ट था, और एक पढ़े क्या, टोटल कास्ट हो गया। कितने हो गए, 3। चौथा में हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कास्ट। एवरेज वेरिएबल कास्ट कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कास्ट कितना है हमारा, टोटल वेरिएबल कास्ट कितना है, टोटल वेरिएबल कास्ट कितना है, डिवाइड बाय आउटपुट कितना मिल रहा है हमारा, आउटपुट कितना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा उससे, एवरेज वेरिएबल कास्ट। सेम 5वां में क्या है, एवरेज, एवरेज फिक्स्ड कास्ट है। एवरेज फिक्स कास्ट कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कास्ट, बस ऊपर वाला चेंज हो जाता है, टोटल फिक्स का नीचे क्या होता है, वही आउटपुट, हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज फिक्स का। 5वां क्या है हमारा, 6वां क्या है, 5वां तो हो गया, 6वां क्या है, केवल एवरेज कास्ट है, एसी। एवरेज कास्ट बराबर कैसे निकालेंगे इसको हम, टोटल कास्ट, अभी पढ़े थे ना तीसरा वाला टोटल कास्ट, टोटल कास्ट अपन आउटपुट, हमारा क्या हो जाए, एवरेज कास्ट निकल जाएगा। 6वां क्या है, हाँ, और एवरेज वेरिएबल कास्ट का जो शेप होता है, किसी भर का एक शेप पूछता है, बाकी और किसी का नहीं, 4 का शेप पूछता है इसमें, और 3 का। एक तो बताया क्या उसमें, फिक्स कास्ट का हॉरिजॉन्टल होता है, और दूसर के का क्या बताया, वेरिएबल कास्ट इनवर्स एल शेप होता है। एक टोटल वेरिएबल कास्ट का पूछता है जो यू शेप का होता है। एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट का जो शेप होता है वो यू शेप का होता है। एवरेज फिक्स कास्ट मैंने बता दिया कैसे निकालना। हाँ, इसका अगर कर्व पूछता तो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला एक जगह और पढ़े थे, हाइपरबोला को ही क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन यही बोलते हैं ना। ये क्या है, हाँ, 2 देखो कर्व होता है, एक चीज याद रख लीजिए, तो एक तो कर्व ये हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ हमारी ओरिजिन है, एक कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। एक होता है इस टाइप का कर्व, देखो कर्व हमेशा ये इस लेवल, इसे क्या बोलते हैं, इसे कानकेव, कान कानकेव टू ओरिजिन। ये ओरिजिन हमेशा इसलिए कानकेव टू ओरिजिन बोलते हैं क्योंकि ओरिजिन से इसको देखते हैं तब। वैसे कहीं एग्जाम में ऐसे भी आता है, कैसा कर्व होता है, कानकेव होता है, कैसा कर्व होता है, कॉन्वेक्स होता है, ये भी नाम देखकर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। टू ओरिजिन इसलिए लगाते हैं इकोनॉमिक्स में, इसलिए क्योंकि उसको हमेशा ओरिजिन से देखते हैं, ओरिजिन हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ से देखते हैं, इसलिए कानकेव टू ओरिजिन। इसकी शेप हो गई, 4 की शेप हो गया, अभी बता चुका। और कैसे निकालते हैं AFC, ये भी बता दिया। एवरेज कास्ट या एवरेज टोटल कास्ट, मैंने आपको बता दिया, टोटल कास्ट डिवाइड बाय आउटपुट। अब आ जाइए मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट को कैसे काउंट करते हैं ये जान, कैलकुलेट कैसे, अब इसका फार्मूला तो वही है, देखिए फार्मूला मैंने क्या, अगर मार्जिनल की बात करें तो हमेशा चेंज, चेंज इन टोटल कास्ट, चेंज इन टोटल कास्ट, चेंज इन आउटपुट। अभी अगर यही चेंज आगे न लगा के लगते तो क्या, किस चीज का फार्मूला है, अगर इसमें टोटल का डिवाइड बाय आउटपुट किसका है, एवरेज का, एवरेज के आगे चेंज लगा देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, मार्जिनल। एक तो एम आर इजकल टू एम सी बताया था, एम आर इजकल टू एम सी, प्रॉफिट मैक्सिमम। एक क्वेश्चन और, एम सी इजकल टू एम सी एम सी इजकल टू एम पी भी, प्रॉफिट मैक्सिमम।
अगर जहां दोनों मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट या रेवेन्यू दोनों वही बात है, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा उस केस में हमारी प्रॉफिट क्या होगी हमेशा मैक्सिमम। नोट दैट द कंप्लीट मार्जिनल कास्ट सबसे कोई मतलब विकास सब उसका डिटेल दिया गया है। देखो एम सी इजकल टू एबीसी ना, एक जहां काट रहे हैं वहां क्या पॉइंट होती है, क्या 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 पूछता है? देखो एक तो एमसी का पूछ रहे हो या एमपीए का। देखो एक तो हम पढ़ाने वाले हैं एमपी वाले, इस कर्व से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, कहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा है क्या डिक्रीजिंग हो रहा है। पहले एमसी क्या होता है, जब तक एक दूसरे को इंटैग नहीं करते हैं, मतलब एबीसी, देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं तब, जहाँ एबीसी और एमसी दोनों इक्वल होते हैं उस कंडीशन तक हमेशा एमसी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां से एमसी हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उस पॉइंट से क्या होता है हमेशा, जो एपी से ए ए एवीसी से हमारा क्या होता है, मार्जिनल रिटर्न हमेशा ऊपर होता है, उसके पहले देखो नीचे रहता था लाइन से। और एटीसी मतलब एवरेज टोटल कास्ट से भी कहा जाता है, जब एक दूसरे के इंटैक्ट करते हैं उसके बाद से एमसी क्या होता है हमारा ऊपर हो जाता है, मतलब ऊपर अपर लाइन पे चला जाता है, उसके बाद एटीसी और हमारा एबीसी दोनों हो जाते हैं। पोजीशन क्या होती है ना, पोजीशन हमेशा देखो, पोजीशन पूछ दे तो उस समय अगर दूसरे जहाँ काटे हैं तो एटीसी के हमेशा नीचे रहेंगे, दोनों काटेंगे एटीसी के नीचे हमेशा। और उस टाइम पे क्या हमारा एमसी, यहाँ देखो इस पॉइंट पे क्या रहेगा हमारा, मिनिमम हो जाएगा लाइन पे। और इस लाइन पे भी क्या उसके बाद से ये हमेशा डिक्रीज करता है, ये हमेशा यहाँ से इंक्रीज करता है, ऊपर चला जाता है। यहाँ देखो पढ़े हुए अच्छे से, एमसीजी कर इज द ड्यू टू मार्जिनल प्रोडक्ट और ऑफ द वेरिएबल इनपुट व्हेन द पीपीजी मैक्सिमम, मतलब ये सब बता रहा है कहाँ कैसे एमसी द एमसी कर डिक्लाइन व्हेन द एमपीपी कर्व इज द इंक्रीज, डिटेल बताया है एमसी और एमपीपी का पूरा मतलब कैलकुलेट किया है कहाँ क्या है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात ये तो पहले ही बता दिया था, रिवार्ड्स वगैरह, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग इंटर वगैरह में पढ़ते थे, पास थे ना, पास थे। मैं इंटर वगैरह में पढ़ा था, पास थे, लेकिन मेजरली अगर इसको बात करें तो कितने हैं, चार हैं। एक पहले होता है जैसे एक तो इंटरप्रेन्योर हो गया, एक मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट जो होता है, तो मैनेजमेंट अगर यहाँ लिखे ना एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक मैनेजमेंट लिखे, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का अगर थ्रू देखे ना तो सेटिस्फेक्शन होता है, अगर रिवार्ड्स देख ले, मतलब ये मैं पढ़ा था इंटर वगैरह में। बाकी अभी इस चीज को देखते नहीं, किताब वगैरह में कहीं मिलता है नहीं, ये चार ही रह गए। हमारा एग्रीकल्चर से इंटर था इसलिए ये चीज है। और हाँ पूछता है कि रेंट, हाँ ये सब तो ठीक है बाद में। इससे क्वेश्चन पूछता है, बताइए एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एक्टिव प्रोडक्ट प्रोडक्शन फंक्शन तो क्या हो जाएगा हमारा, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसकी कहीं बात ही नहीं करते हैं, इसकी चर्चा ही नहीं। ये दो चीज हमारा क्या होते हैं, पैसिव और एक्टिव फैक्टर क्या है हमारा, पूछ देता है नेचुरल, नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन तो क्या हो जाता है हमारा, क्वेश्चन को डायरेक्ट ना देकर अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग भी दे सकता है, इसको चारों दे सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि इसका रिवार्ड क्या होगा। रिवार्ड नहीं तो बढ़िया क्वेश्चन, जैसे इसमें पैटर्न चलता है बढ़िया घुमाएगा कि हमारे यहाँ लेबर 4-5 ठे लगे थे, उसमें आप बताइए ये सब काम किए,
अब उसमें भूमि उमी थी, अब बताइए भूमि का क्या होगा, रिवार्ड क्या होगा, मतलब घुमा फिरा के पूछेगा। तो अगर उसमें क्वेश्चन लास्ट तक जाइएगा पूछना क्या चाहता है, तो कैपिटल भी हो सकता है वहाँ। उस कंडीशन पे दो आ सकते हैं, एक तो कैपिटल का इंटरेस्ट आ सकता है, एक वेजेज आ सकता है। तो उस चीज का लास्ट में घुमाने की बात क्या है, मैंने क्वेश्चन ऐसा देखा था फिर बता रहा हूँ। लास्ट घुमाया तो खूब था, वेजेज का भी चर्चा किया था और कैपिटल का भी चर्चा किया था, लेकिन पूछा था लास्ट में जाके तो बताइए कैपिटल का क्या होने वाला। तो हाँ, ये सब सारी चीजें तो ध्यान से देखिएगा। ये चीजें देखिए, वही एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल लेने, और ऑर्गेनाइजिंग एंड रिक्स टेक्स रिक्स टेकिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है, इंटरप्रेन्योर हो जाता है, इंटरप्रेन्योरशिप। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन लैंड हो जाता है। कैपिटल इज प्रोडक्ट इज द नेसेसरी वेल्थ बिटवीन, वेल्थ इज नॉट नेसेसरी कैपिटल, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ने बताया था, मतलब कैपिटल नॉट नेसेसरी फॉर द वेल्थ। और वेल्थ और कैपिटल में क्या होता है इसका, हाँ, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या बोले थे, ये पूछता है। कैपिटल क्रिस्टलाइज लेबर, मतलब क्रिस्टलाइज्ड लेबर का थॉट था या किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह बता दें या डायरेक्ट अब बताएं, वो प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ। 8 15 20 मिनट है, उसमें 15 20 मिनट में समझा देते हैं। देखो ग्राफ की बात करें तो फटाफट आप ही लोग बताइए, हम लोग कितने वो पढ़ते हैं, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कितने प्रोडक्शन फंक्शन है, 3 है। फर्स्ट क्या है, फैक्टर, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है। और सेकेंड क्या है, फैक्टर, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। ठीक, दूसरा का क्या है, तीसरा का क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिलेशनशिप। ये 3 है। ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, मेन ऑब्जेक्टिव बताइए इसका। हाउ मच टू, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन मार्क। फैक्टर में क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या पढ़ते हैं, हाउ, हाउ, हाउ टू प्रोड्यूस। ये क्या बोलता है, कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, हाँ कैसे, कितना उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना उत्पादन करें। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे उत्पादन करें, और हाँ, कैसे उत्पादन करें हमारा बेनिफिट। इसमें क्या, अगर इसकी अगर प्रिंसिपल की बात करें तो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में कौन सी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, आप फिनिशिंग रिटर्न। ठीक, फैक्टर प्रोडक्ट में बात करें तो किस ला पे करते हैं, इक्विप मार्जिनल पे। और इसमें क्या सबसे ज्यादा किस बात की स्टडी करते हैं, लिस्ट कास्ट, या फिर इसमें क्या बोलते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कास्ट मिनिमाइजेशन या लिस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन किस में पढ़ते हैं, फैक्टर, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप।
हमेशा इसमें क्या करेंगे, कास्ट को हमेशा क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, उस लेवल तक जाएंगे जिसमें हमको बेनिफिट ज्यादा मिले। इसमें हम ऑप्शन ढूंढते हैं, इसमें भी प्रॉफिट, और इसका जो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए पढ़ते हैं। जैसे इसका क्या है, लिस्ट कास्ट मतलब एक कास्ट मिनिमाइजेशन के लिए पढ़ रहे थे, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए पढ़ेंगे। और यहाँ क्या हम ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। ला ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहाँ पढ़ेंगे, यही पर पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूट में मतलब इसमें हमेशा दो प्रोडक्ट को लेके चलते हैं हमें। अभी वो सब्स्टिट्यूट का मतलब कि दो प्रोडक्ट मतलब यहाँ दो लेके चलेंगे। आधे फील्ड पे क्या मिक्स फार्मिंग क्या है, आधे पे हमने लेके चला एनिमल, आधे पे क्रॉप। तो हमेशा आप देख, जैसे क्या क्रॉप से उगाएंगे केवल तो हमको क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए क्रॉप से केवल उगा रहे हैं, हमको 10, 15, 20 कुंटल मिल रहा है केवल, प्राइस जो भी रहे, अगर मान लीजिए अगर 20 कुंटल है तो 20,000 भी हमको मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसी को हाफ हाफ में कर देते हैं, तो हमको कुछ एनिमल से भी आ जाएंगे और कुछ क्रॉप से भी आ जाएंगे। तो उसकी जो एक्चुअल प्रॉफिट होती है वो हमेशा किससे होती है, एक ग्रेटर देन से अधिक होती है। इसलिए हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस में पढ़ते हैं। और इसमें अगर एक और चीज पढ़ेंगे तो इसमें क्या होते हैं, रिसोर्स, हमेशा इसमें रिसोर्स यूज की बात करते हैं। आगे बढ़े और डायरेक्ट लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में, ग्राफ के बारे में बताते हैं। एक्स वाई, देखिए ग्राफ हम कहाँ कैसे फोल्ड कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट का है। जीरो से नहीं, वो जब दूसरे लेवल का पढ़ते यूटिलिटी आप पढ़ोगे ना, लाभ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, वहां पे वो सब होता है कि हमेशा ऊपर से ही चलता है ये, जहां से उसकी डिमांड स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट हो जाता है। बट इसके लिए बता रहे हैं, का कर्व कोई मिल जाता तो बढ़िया बता देते, तुरंत समझा देते। कहाँ मिलेगा ला, कर्व का क्या नाम है, प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट है ना। वेक्टर कर्व, टाइम बताता। कर्व, अब यहाँ
एक कौन सी कर्व है, टीपी, टीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट, कौन सी कर्व है, ये एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, क्या है ये, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए हमेशा कहाँ से चलेंगे, जीरो सी ओरिजिन से चलते हैं। कोई डाटा मान लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, जो भी 4 5 6 7 8 9, इधर भी, इधर हमेशा क्या रहता है, इधर प्रोडक्शन, इधर लेबर, लेबर को इनपुट नहीं लेबर बोलेंगे, क्योंकि फैक्टर बोल सकते हैं, लेबर बोल सकते हैं, किसी एक इनपुट को लेकर चलते हैं ना, इसलिए इनपुट लेंगे तो सारे इनपुट आ जाते हैं, किसी एक को लेकर चलना होता है। लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न का यही है, सारे फैक्टर्स को, जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स हैं, सबको स्थिर रखते हुए किसी एक को लेकर आगे बढ़ना, किसी एक के मात्रा में हम बढ़ोतरी या घटोतरी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर यहाँ से अगर बात करें हम, देखो यहाँ से जो कर्व है, ये कर्व दिख रही है यहाँ तक, किस किस आकार का चल रहा है भाई, लेफ्ट। यहाँ तक की कर्व कैसे चला, ये चल रहा है इस तरीके से, और इस तरीके से चल रहा है, तो इसको क्या बोले थे हम, कॉनकेव टू ओरिजिन। एक बहुत बढ़िया टर्म आता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कैसे निर्धारित करते हैं, क्यों ही हम भैया इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ नहीं बोल सकते थे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ नहीं बोल सकते थे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मेन मतलब क्या होता है और क्यों बोलते हैं, एक तो होता है कॉनकेव टू ओरिजिन वाला मैटर, यहाँ से जो होती है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की ग्राफ है हमारी, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हमारी ग्राफ है, वो हमारी क्या है, कॉनकेव टू ओरिजिन। और इसी पॉइंट पे अगर हम बात करें, पॉइंट पे हम अगर बात करें, ले ले रहे हैं नया ग्राफ, ठीक, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ तक देखिए हमारा क्या चल रहा था ग्राफ, कॉन्वेक्स टू कॉनकेव टू ओरिजिन, यहाँ तक की जो होती है हमारी ग्राफ अभी बताए, कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है। यहाँ जो हमारा ग्राफ हो जाता है, कैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये दो चीजें क्लियर हुई अभी ग्राफ का ये मैटर। और यहां से हमारी इस बिंदु पे क्या बोलेंगे, कौन सी पॉइंट हो जाती है, इन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एक तो निर्धारण क्या हो गया, यहां से हमारा चेंज होता है कर्व। दूसरा का क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, कौन सी कर्व है, एमपीपी। हमारा एमपीपी यहाँ क्या होता है, एमपी क्या होता है हमारा यहाँ मैक्सिमम। तो हम ये भी बोल सकते हैं, जिस पॉइंट पे हमारा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है, उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। या ये ऐसे बोल सकते हैं कि जहां हमारा मार्जिनल रिटर्न सबसे ज्यादा होता है, वहां से एक बिंदु टीपी कर्व पे टोटल प्रोडक्शन पे डालते हैं, और उस बिंदु पे क्या होता है हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये दो चीजें अभी समझ में आ गई, कहाँ से कैसे कहाँ तक कौन से कर्व था। ये भी पूछ सकता है कि ओरिजिन पॉइंट से लेके इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक का कर्व शेप कैसा होता है, तो वहां क्या पूछे बोलेंगे हम, कॉनकेव टू ओरिजिन। ये भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद से एंडिंग पॉइंट तक अगर हमारा टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो उसका शेप कैसा होता है, तो क्या बताएंगे हम, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन।
एंडिंग पॉइंट मतलब जहां तक इसका प्रोडक्शन ले रहे हैं, जहां तक प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वहां तक की बात कर रहे हैं, तो हमारा वो कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब बात करें हम इसकी, हो जाएगी हमारा एमपी निकल गया, मैक्सिमम कहाँ हो गया। उसके बाद क्या बात करेंगे, अब हम निर्धारण करते हैं फर्स्ट जो जोन का डिवाइड कैसे, 3 स्टेजेस जो है वो कैसे डिवाइड करते हैं, वहां देखिए स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज जहां पर एपी और एमपी एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, वहां क्या हो जाएगा हमारा, वहां से एक वर्टिकल लाइन कहाँ डालेंगे, एक्स एक्सिस पे, टीपी कर्व से एक एक्स एक्सिस पे हम क्या डालते हैं, वर्टिकल लाइन डालते हैं। वो हमारा निर्धारण किसका करता है, फर्स्ट स्टेज। यहां से क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेज, एक एंडिंग था फर्स्ट स्टेज का, ये पॉइंट पूछता है एपी और एमपी पे क्या होता है हमारा, फर्स्ट जोन का हमारा फर्स्ट स्टेज का एंडिंग पॉइंट है, बट इसी पे सेकेंड जोन का हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में, अभी बहुत सारे टेस्ट वगैरह हमसे घुमा घुमा के पूछ रहे थे ना, तो बताइए सेकेंड स्टेज के रिलेटेड कौन सा सही है, या कहाँ से किस पॉइंट से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से सेकेंड जोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ बताए। अब थर्ड जोन का निर्धारण कैसे करेंगे, या फिर बोले सेकेंड स्टेज का एंड कहाँ होता है और थर्ड स्टेज का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है। तो जहां हमारा मार्जिनल जीरो होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, उस उस एक्स एक्सिस या उस पॉइंट से हम एक रेखा डालते हैं, कहाँ पे, टीपी कर्व पे। कहाँ डालते हैं वो, टीपी कर्व पे। हाँ हाँ, नहीं वो दूसर का है। तो यहाँ हो गया ना, देखिए इस पॉइंट पे क्या हो गया हमारा, ये पार्लर डाले तो यहाँ हमारी, अब इस पॉइंट पे देखिए कई चीजें हैं। अब लिखते हैं फटाफट इस वाले पॉइंट पे। यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, पहले बात तो एमपी जीरो, और इस पॉइंट पे टीपी क्या है हमारा, मैक्सिमम। ठीक है, और दूसर का हमारा, अब ईपी की बात, और इस पॉइंट पे क्या था, एमपी, एपी और एपी इक्वल टू थे, बराबर थे, एमपी तो आपका मैक्सिमम यहाँ है, और इसी पॉइंट पे एपी हमेशा मैक्सिमम होगा। यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा आपसे डायरेक्ट, क्या पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि अगर एमपी और एपी, अगर एपी और एमपी इक्वल है तो वहां एपी की पोजीशन क्या होगी, हाईएस्ट होगी या मैक्सिमम होगी। यहाँ ऐसे भी और क्वेश्चन क्या पूछता है घुमा के, अगर हमारा फर्स्ट जोन में, हमारा जो एपी है किस रेट से बढ़ता है या घटता है, क्या रहता है, मतलब एपी की पोजीशन क्या होती है, एपी के पोजीशन फर्स्ट जोन में क्या होता है, बिलो द एमपी कर्व, एमपीपी, और हमेशा क्या होता है, एपी हमेशा इंक्रीजिंग रेट रहता है, इंक्रीजिंग रहता है। ये तीन चीजें हमेशा, अगर ये पूछता है जहां से, अभी तो यहाँ देखिए हमेशा क्या था, बिलो ही चल रहा था, जहां से एपी मैक्सिमम होता है वहां से एमपी की लाइन क्या रहती है, एमपी की दशा क्या हो जाती है, वहां से हमेशा एपी ऊपर रहता है और बिलो द एमपीपी, बिलो द एपी लाइन। ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, ये सारे चीज हो गए।
अब आते हैं ईपी का, इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड जोन, ऐसे थर्ड जोन। फर्स्ट जोन को क्या बोलते हैं और थर्ड जोन को क्या बोलते हैं? इरेशनल जोन। और सेकेंड जोन को क्या बोलते हैं? रैशनल जोन। रैशनल जोन इसे क्यों बोलते हैं? प्रॉफिट नहीं होती है, प्रॉफिट तो भैया इधर भी प्रॉफिट यही मिल जा रहा था आपको, 2 यूनिट लगाया तो बहुत ज्यादा मिल रहा था। ये मतलब फार्मर के बेसिस पे उसके हर एक मामले में सेटिस्फेक्शन देता है। कास्ट भी ठीक ठाक है, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है, मतलब ऑन एवरेज सब कुछ एक एवरेज में। तो इसमें क्या हम टोटल प्रोडक्शन भी मैक्सिमाइजेशन हो रहा था। अब बात करते हैं ईपी की, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट जोन में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है? फर्स्ट जोन में यहां से यहां तक की बात करते हैं, कितना रहेगा यहां से यहां तक की जोन की बात? ग्रेटर देन 1। उसके बाद सेकेंड जोन में क्या होता था? सेकेंड जोन में नहीं, पहले अब इस पॉइंट पे बात करते हैं। इस पॉइंट पे एमपी, देखो एमपी एपी के बराबर है, ईपी हमारा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। इस पॉइंट पे, क्यों सिंगल पॉइंट पे ईपी इक्वल टू, अगर यही पूछ देगा एपी एमपी बराबर ईपी की क्या रहेगी तो 1 रहेगा, ईपी की मात्रा हमेशा 1 रहेगी वहां। उस लाइन पे हमेशा इसको अपने सेंटेंस में बना के पूछता है तो वहां ध्यान दीजिएगा, ठीक। और अगर होल की बात करें, अगर होल की बात करें तो पूरी होल में कैसा रहेगा? लेस देन 1। पूरी होल सेकेंड जोन में, होल सेकेंड जोन में क्या रहेगी हमारा? लेस देन 1। थर्ड जोन में क्या रहेगा? अब थर्ड जोन से जाने से पहले स्टार्टिंग थर्ड जोन या एंडिंग ऑफ सेकेंड जोन, यहाँ किस होगी? अगर एमपी 0 है तो ईपी भी 0 होगा। एमपी यहाँ इक्वल टू एपी था, मतलब 1 के बराबर था, तो वहां हमारा ईपी भी 1 हो गया। और एमपी 0 था तो हमारा ईपी भी 0 हो गया। और उसके बाद की तो थर्ड जोन की जो बाकियों में ईपी हमारा क्या होगा? इलास्टिसिटी या प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा या लेस देन होगा? लेस देन 0 होता है। निगेटिव बहुत सारे आ जाते हैं कि नहीं निगेटिव होगा, निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही होगा, लेकिन लेस देन 0 होगा, ठीक। इस पॉइंट को सारे लोग नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन कहां से आएगा? ये सारे तो सारे हो गए, और कुछ बचा है इस वाले ग्राफ में बताने? अब ये सब सारे सारे चीज हो गए। अब ईपी क्या होता है, एपी के एमपी क्या होता है, एपी क्या होता है, अगर इसी चीज को जान ले। ईपी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूछ देगा तो ईपी इक्वल टू, ये डायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अभी ये कहाँ गया? इससे निकालना हुआ तो क्या है? अगर एमपी है यहाँ, इस पॉइंट पे एक कैसे आया था, ईपी कैसे आया था? अच्छा ईपी एक लॉजिकल भी लगाए, ईपी एक कैसे नहीं आया था? यहाँ देखो, अगर एपी का मान 10 था, एमपी का भी एमपी 10 था, एपी भी 10 था, तो एक ही आएगा ना। हम यहाँ दोनों हमेशा बराबर है इसलिए। और यहाँ क्या है? ईपी हमेशा, जब एमपी हमेशा 0 है, एमपी किसी चीज का अगर कोई संख्या 0 है तो उसमें 100 का भी भाग दोगे तब भी 0 ही आता है इस कंडीशन में। अब मेन फार्मूला की अगर बात करें तो ईपी का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ठीक। ये इसका ईपी का फार्मूला हो गया। इसी को जब कैलकुलेट करके चले जाते हैं अच्छे से, तब आता है आपका एमपी टू ये फाइनल डाटा, ठीक है। और उसके बाद एमपी क्या होता है, एमपीपी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? चेंज इन आउटपुट, चेंज इन इनपुट, ठीक। और इसी को क्या बोलते हैं? टोटल आउटपुट भी या टोटल प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके खत्म। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत फार्मेशन क्वेश्चन है, बुक में वो देखेंगे तो वन लाइनर के फार्म में दिया है वहाँ। इनपुट जहाँ टोटल, जहाँ एमपी हमारी 0 हो जाती है,
क्योंकि एमपी जहां हमारा जीरो हो गया वहां तक इनपुट हम लगा सकते हैं। माइनस में भी लगाते हैं, क्यों? ये लगाते हैं ट्रायल के लिए। ऐसा नहीं हो सकता हम वही जीरो मान के छोड़ दिए एमपी जीरो, मेन रोल वहां तक। वही हमको क्या बोलते हैं, टीपी हमारा क्या मिलता है वहां, मैक्सिमम मिलता है। तो बहुत सारे इसके क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, पूछने के लिए पूछ देगा कि बताइए अगर एमपी हमारा जीरो है तो टीपी क्या होगा, एमपी हमारा एक के बराबर होगा तो हमारा वहाँ एपी के क्या पोजीशन रहेगी। एक तो मैक्सिमम होगा एपी और एक क्या होगा, इक्वल भी होगा एमपी के। तो क्वेश्चन किसी तरीके से फॉर्मेटिंग हो सकता है। अगर ये आपको ग्राफ क्लियर है तो, ये ग्राफ क्लियर है तो वहां से आप पूरे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चीजें अभी बचा हुआ है, जैसे मार्केटिंग का पूरा पूरा पोर्शन बचा हुआ, मार्केटिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग अभी जो चल रहा था बताया थे, ओलिगोपॉली क्या होता है, मोनोपॉली क्या होता है, ये सब सारे के सारे। और कंप्लीट, कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट मार्केट होता है ना। कंप्लीट एग्जाम्पल नहीं होते, मतलब उसका उदाहरण डिफिनीशन क्या है, जिसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ज्यादा हो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, जिसमें फ्री। हाँ वही परफेक्ट हो, कंप्लीट या परफेक्ट। नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, तो फ्री एग्जिट एंट्री, हमेशा उसमें घुसने और आने जाने की कोई रोकथाम न स्वतंत्रता हो, ये सब हो गए। और होमोजिनिसिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में, क्या होना चाहिए, होमोजिनिसिटी होनी चाहिए, समानता पाई जाए। कैसा नहीं कि हम यहाँ खरीदे कुछ और बगलिया में जाए कुछ और रेट हो, ऐसा नहीं, समानता पाई जाती है। मार्केट क्या बोले। और ओलिगोपॉली क्या होता है, फ्यू बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इसमें। मोनोपॉली क्या होती है, सिंगल सेलर्स होता है। मोनोसोमी क्या होती है, सिंगल बायर होता है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट के टाइप पढ़ेंगे कौन से। अब पूछता है कहीं कहीं क्वेश्चन का कहीं से घुमा फिरा पूछ दिया, बताइए फंक्शन के आधार पे मार्केट का क्लासिफिकेशन पूछ देता है कभी। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ये सब किसके अंतर्गत आता है, लोकल फार्मिंग, लोकल मार्केट किसके अंतर्गत आता है, टाइम के अनुसार कौन सा होता है, ये सब सारे हैं मार्केट की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बाकी आज के लिए समाप्त किया जाता है और बाकियों का देख लीजिए।